दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। हम आपको अपने इन कार्यक्रमों के ज़रिए एक से एक अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलवाते रहते हैं। तो आज जिनके साथ मैं आपकी बातचीत कराने जा रहा हूं वो हैं विनय शुक्ला जी। लखनऊ के बहुत सारे लोग जानते होंगे शकुन मेडिकल स्टोर जो महानगर में स्थित है। अगर लखनऊ में कहीं कोई दवा नहीं मिल रही है तो आपको किसी भी स्थिति में वो दवा या तो मिल जाती है या फिर वो आपको मंगवा कर देते हैं। दवाइयाँ सिर्फ व्यापार नहीं है, दवाइयाँ मरीज को ठीक करने के एक ज़रिया है। कुछ लोगों ने ज़रूर इसको व्यापार में कन्वर्ट किया, लेकिन शकुन मेडिकल स्टोर के जो संचालक हैं विनय शुक्ला जी, वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको समाज सेवा से जोड़ते हैं और उस यात्रा को एक लंबे आयाम की तरफ ले जाते हैं। जन औषधि केंद्र के ज़रिए और भी अपनी एनजीओ के ज़रिए जो उन्होंने दवा विक्रेताओं की समिति बनाई उसके ज़रिए कैसे वो मरीजों की मदद कर रहे हैं, आज हम आपको इस बातचीत में सुनवाएंगे। विनय जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। धन्यवाद शैलेंद्र जी। एक बात जो खास बताना मैं भूल गया कि विनय जी ने 11 साल की उम्र से इस अपनी मेडिकल शॉप पे बैठना शुरू किया। कैसा रहा? 11 साल की उम्र में तो बच्चे कंचे खेलते थे। घर के हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि जिसमें मैं इस तरीके की कुछ कर पाता। घर की आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ख़राब थी। पिताजी गांव से आए थे, शराब की दुकान में सेल्समैन थे। तो एक मौका मिला था मुझे और शुरुआत से था कि नहीं कुछ करना है और नौकरी नहीं करनी है। शुरुआत से दिमाग में था कि मालिक बनना, और पिताजी ने भी शुरुआत से कह रखा था कि मैं तो नौकर रह गया मगर तुम नौकर नहीं रहोगे, तुमको मालिक बनना है। तो एक मालिक बनने का जज्बा जिन्होंने भरा हुआ था। तो 11 साल की उम्र में पिताजी ने दुकान खोली थी बड़े भाई साहब के लिए। उनकी इच्छा नहीं रही दुकान चलाने की, तो उन्होंने कहा नहीं, दुकान अब हम इसको बंद कर देंगे। बहुत छोटा सा मेडिकल स्टोर हम लोगों ने निशादगंज में खोला था, लेकिन फिर उनकी इच्छा नहीं थी। 1 साल उन्होंने चलाया, फिर उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम मेडिकल स्टोर नहीं चलाएंगे। और मैं दर्जा 6 में पढ़ रहा था, तो मैं घर पहुंचा। एक दिन माताजी रो रही थी, बोली मेडिकल स्टोर बंद हो जाएगा। और दुकान खोलना और बंद करना कोई छोटी मोटी पूंजी थी हमारे पास, उससे कोई बहुत आसान तो था नहीं। तो बस उसी के साथ एक जज्बा था मेरे साथ और पिताजी का सहयोग रहा और हम लग गए इस काम में। लेकिन फिर इसमें तो आपकी पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई कैसे? पढ़ाई मैं प्राइवेट करता रहा, मैंने बीए तक किया है, लेकिन यह है कि छठे के बाद बस स्कूल उतना ही गया जितना आवश्यक था जाना। अच्छा। बाकी प्राइवेट इंटर किया, प्राइवेट ही हाई स्कूल किया है मैंने। तो बहुत, और स्कूल क्योंकि दुकान के हमारे बहुत पास में था तो टीचर से कोई पता था कि बच्चे की अपनी समस्या, तो वो भी छूट दे देती थी कम से कम कि अगर कभी जल्दी जाना है निकलना है तो आप निकल सकते हैं। ये उन युवाओं के लिए भी एक उदाहरण है कि कैसे पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की और उस यात्रा को कैसे लंबा किया। आज मैनेजमेंट के छात्र बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ऐसी जो कहानियां हैं वो उनके लिए एक स्रोत हो सकती हैं रिसर्च का कि किस तरीके से युवा आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, जब मेडिकल स्टोर आपका शुरू हुआ, यहाँ फिर कैसे सफ़र? मेडिकल स्टोर हमने शुरू किया, पिताजी ने खुलवा दिया सन 87 में। 88 से मैं ट्रेड में आ गया जब मेरी उम्र 11 साल थी। और 87 से भी मैं दुकान पर तो थोड़ा बहुत बैठने लगा था, घंटे 2 घंटे के लिए। उसके बाद सन 92 में फ्लाईओवर आ गया जहाँ हमारी दुकान थी। तो 92 में हमने अपनी दुकान वहाँ के पैरेलल एक दूसरी महानगर में खोली और इसको हमने जब 2 साल चला लिया और उसके पैरेलल हम अपनी सेल यहाँ डेवलप करके ले आए। फिर उस दुकान को हमने सेल कर दिया और हमने एक छोटी सी रिटेल के साथ अपने काम को शुरू किया। अगर देखा जाए तो 93-94 के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपने काम को। और उसके बाद रिटेल, होलसेल, डिस्ट्रीब्यूशन, CNF, मैन्युफैक्चरिंग। जब मैन्युफैक्चरिंग की भी दिक्कत हो रही थी, सैनिटाइज़र्स की प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम लोगों ने CMAP के साथ मिलके गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक कोलैबोरेशन किया और CMAP के साथ मिलके हम लोगों ने हैंडकूल टेक्नोलॉजी उनकी लेके मार्केट में, क्योंकि सैनिटाइज़र डिफरेंट तरीके के थे, लोगों को बहुत नुकसान कर रहे थे, उस पर भी हम लोगों ने काम किया। तो रिटेल, होलसेल, डिस्ट्रीब्यूशन, CNF, जन औषधि केंद्र जब हमने शुरू किया उसके बाद विशेष तौर से ये लगा कि नहीं, अब कुछ लोगों के जो वहाँ से इतना खुश हो के लोग नज़रें, मतलब पैर छूना, आशीर्वाद देना दिल से, तो कई बार अपनी आंखों से भी आंसू आ जाते थे कि हम तो दवा दे रहे हैं, दवा दे के उससे पैसा ले रहे हैं, मुनाफा तो हम अपना जो हमारा सरकार द्वारा तय है जन औषधि में वो हम ले ही रहे हैं। फिर ये आदमी इस कदर देखिए कर रहा है। तो हम लोगों ने भी देखा कि हिंदुस्तान की, क्योंकि 55% जनता आज भी ऐसी थी जो दवाइयाँ, जनरल दवाइयाँ महंगी इतनी होती थी कि नहीं खरीद पा रही थी। तो प्रधानमंत्री जी की इस योजना से हम जब जुड़े तो हमको कहीं ना कहीं लगा, और क्योंकि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी था, ये सारी दवाइयाँ भी उसमें उपलब्ध थी। हिंदुस्तान का यह बहुत बड़ा
दुर्भाग्य है कि कैंसर के वो मरीज जिनको दवा मिल सकती है वो अपना इलाज करा के ठीक हो सकते हैं, आज उनके पास पैसे नहीं कि वो अपना इलाज करा पाएँ। और बहुत सारे ऐसे लोगों के पास इतना अफरात पैसा है कि उनको पता है कि उनकी ज़िंदगी साल 2 साल 3 साल या 3 महीने की है, वो अफरात पैसा फूंकते हैं। तो कहीं ना कहीं जनऔषधि खोलने के बाद एक अंदर से ये आया कि नहीं, अब समाज के प्रति कुछ करना चाहिए। तो जनऔषधि खोलने के बाद ही हमने अलग अलग वर्टिकल्स में जो हम काम कर रहे थे, हमारे छोटे भाई साहब भी क्योंकि ट्रेड में थे, तो हमने उनसे कहा आप जो रेगुलर रूटीन अपना वर्क है वो सारा अब आप देखिए व्यापार का, अब हम जो काम कर रहे हैं इसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। और इस काम में जहाँ मुझे आप सिर्फ अब एज ए स्टेपनी यूज़ करिएगा, और आपको लगता है कि कहीं कोई स्टाफ नहीं आया है, वहाँ मेरी आवश्यकता है, वहाँ मैं आपके साथ हूँ, व्यापार आप बढ़ाइए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन उसके अलावा अब मेरा पूरा फोकस जनऔषधि पर रहेगा, समाज पर रहेगा, अपने ट्रेड पर रहेगा, क्योंकि हमारे ट्रेड में भी बहुत सारी, जैसे मैं दवा के ट्रेड में हूँ पिछले 35 साल से, 28 अप्रैल को मुझे 35 साल पूरा हो गया है। तो अब मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं इस ट्रेड में भी हमें कुछ डिलीवर करना चाहिए। तो हमने इसी तरीके के रहते हुए अभी हमने एक दवा विक्रेता वेलफेयर समिति के नाम से लखनऊ के सारे रिटेलर्स को एक साथ जोड़ने की एक मुहिम चलाई थी, और लॉकडाउन के टाइम हम लोगों ने इस काम को शुरू किया था। तो जितने भी लखनऊ के मेन एरिया वाइज दुकानदार थे बड़े बड़े, हमने सबको एक साथ जाके पर्सनली उनसे बात करके और एक ग्रुप बनाया था, जिसमें करीब 35 से 40 लाख रुपए की दवाइयाँ हम लोगों ने ख़राब होने से बचाई। जैसे अस्पतालों में आपको ही पता है कि ओपीडी बंद चल रही थी, ओपीडी बंद होने की वजह से जो दुकानदारों के यहाँ जो माल पड़ा था वो तो बिक नहीं रहा था, क्योंकि अस्पताल बंद, ओपीडी बंद, जब मरीज ही नहीं आएंगे तो वो दवा बिकेगी कैसे? और वो टोटल लॉस था। दुकानदार का भी नुकसान है, अगर वो होलसेलर के पास जाता है तो उसका भी नुकसान है, अगर कंपनी को भी वो वापस होता है तो अल्टीमेटली उतनी ही दवाइयाँ दोबारा से बनाई जाएंगी, जबकि उनकी आवश्यकता नहीं है। तो हम लोगों ने क्या काम शुरू किया कि हम लोगों ने आपस में एक दूसरे में दवाइयाँ एक्सचेंज करना शुरू किया, ताकि किसी के यहाँ कोई दवाई एक्सपायर ना होने पाए। तो इसमें हमने 35 से 40 लाख रुपए की दवाइयाँ इस तरीके से लोगों की बचाई हैं। और लॉकडाउन के टाइम में, हाँ, लॉकडाउन के टाइम में लोगों की बहुत मदद हुई है इस तरीके से। और आज हमारी संस्था में करीब 1500 मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ में टोटल जो फुटकर दवा का दुकानदार है वो करीब 7300 है। अब हम लोग अपने दुकानों से समय निकाल के घंटे आधे घंटे का समय निकालते हैं, दुकानदारों को अवेयर करते हैं। इसमें जो हमारा ड्रग प्रशासन है वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। टाइमली हम लोग अपने दुकानदारों की वर्कशॉप कराते हैं कि दवाइयों का रखरखाव कैसे होना चाहिए, फ्रिज में किस लेवल पर कौन सी दवा है, कौन सी इंसुलिन बेचेंगे तो आप किस तरीके से बेचेंगे। जैसे बहुत सारे लोग इंसुलिन सीधे लेते हैं और उसको आइस पैक के साथ लगा देते हैं। तो होता क्या है, क्योंकि बर्फ़ का टेम्परेचर 0 है, अगर आप उसका इंसुलिन लगाते हो तो इंसुलिन का भी टेम्परेचर 0 हो जाता है, जबकि वो 2 से 8 सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो बीच में आपको क्या लगाना है, कैसे उसको पैक करना है, इस पर हम लोग समय समय पे वर्कशॉप करते रहते हैं। तो अब लखनऊ के रिटेलर्स में भी एक हम लोग अवेयरनेस ला रहे हैं। इसके अलावा अब ऑनलाइन एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही थी, तो हम लोगों ने ऑनलाइन के लिए भी अपना एक ऐप लॉन्च किया है अपनी संस्था के द्वारा, जो हम हर रिटेलर को फ्री दे रहे हैं, क्योंकि देखिए हर आदमी नहीं खरीद सकता। तो संस्था की तरफ से ही हम लोग फ्री दे रहे हैं वो अपने, और वो उसके ही नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगा। वो दुकानदार अपने ग्राहक से कहेगा कि सर अब आपको हमारे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको दवा आपके घर पे पहुँचाएंगे, आप प्ले स्टोर से मेरा ये ऐप लोड कर लीजिए और अपनी दवाइयों को ऑर्डर्स करिए, हम आपको आपके घर पे डिलीवरी कराएंगे। तो ऑनलाइन से कहीं ना कहीं लड़ने के लिए भी हम लोग कैसे लड़ना है, आगे कैसे क्या रणनीति होगी, उस पर भी हम लोग दुकानदारों को बताते रहते हैं। जनऔषधि केंद्र की चर्चा की, आपके प्रधानमंत्री से 13 मिनट की बातचीत हुई। जी जी, उस बातचीत का कुछ अनुभव लोगों को बताइए। प्रधानमंत्री जी से बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और उनके ही कहा जाए तो एक तरीके से उन्होंने जिस तरह का मेरा उत्साहवर्धन किया, उसके बाद मेरे अंदर भी एक अलग सी देश के प्रति, समाज के प्रति काम करने की एक अलग सी जज्बा मेरे अंदर आया। मैं जहाँ मेरी दुकान है, आपको तो पता है यहाँ बुध बाजार लगती है, तो बहुत समय से दिमाग में चल रहा था कि जैसे गरीबों के लिए ये बुध बाजार लगती है, तो क्यों ना कुछ ऐसा हो कि गरीबों को इस तरीके से दवाइयों में भी, हाँ, कुछ दवाइयों, कुछ गरीबों के लिए भी ऐसी कोई बाजार होनी चाहिए, दवाइयों के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से समझा और हम सब तक उन प्रोजेक्ट को पहुंचाया। और उसके बाद जब मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा तो मुझे भी लगा कि आम जनमानस की इसमें मैं कितनी सेवा कर पा रहा हूँ। आपकी जो जनऔषधि केंद्र है वो मॉडल स्टोर है हमारा, पूरे
इंडिया का मॉडल स्टोर है। और अभी भी इस सेल के बाद जनरली लोग जब इस तरह का फुटफॉल आता है, हमारे पास 350 कस्टमर रोज का फुटफॉल है। और हमने मोदी जी से अपनी वार्तालाप में भी ये कहा था कि जब 1000 का फुटफॉल होगा सर, तब हम आपसे आके दिल्ली में मिलेंगे और आप हमको समय दीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि साहब हमने क्या क्या किया। तो उसके लिए भी हम लोग सवेरे पार्कों में जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, क्योंकि जनरली दिमाग में लोग ये भरते हैं कि सस्ता है तो अच्छा नहीं है, और एक जनरल पब्लिक के दिमाग में है कि महंगा है तो ही अच्छा है। तो हमारी तरफ से प्रयास रहता है कि हमेशा हम अपने ग्राहकों को, या जो मार्केट में जैसे सवेरे लोग मॉर्निंग वॉकर्स हैं, हम वहाँ गए, हमने वहाँ एक एक्टिविटी करी, तो वहाँ पर हम लोगों को ये बताते हैं कि क्या फ़र्क है। तो उन्हें हमें अवेयर करना पड़ता है कि भाई पानी वही है, बस ब्रांडिंग नहीं है बिस्लरी की या एक्वाफिना की, ये समझ के चलिए। इसलिए दवा वही है, दाम बहुत सही है, तो आप वहाँ लीजिए। समय पे और मार्केटिंग में जो पैसा लगना है वो नहीं लग रहा है। बाकी हम लोग रैलियां निकाल रहे हैं, तो धीरे धीरे पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आ रही है। और खासतौर से जब लोग दवा ले लेते हैं और उसको खाते हैं, उसको बाद उनको उसका रिस्पॉन्स दिखता है, तो माउथ टू माउथ भी बहुत पब्लिसिटी होती है। इसके अलावा हम लोगों ने अपने माध्यम से जितने लोगों को अवेयर कर सकते हैं, अवेयरनेस ही मतलब मेन प्रधानमंत्री जन औषधि प्रोजेक्ट को अगर आप काम करना है और आप चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान की 55% जनता आज भी दवा नहीं ले पा रही है वो ले सके, तो आपको, मैं तो हर दुकानदार से निवेदन करूंगा कि जिसने भी जन औषधि केंद्र खोला हुआ है वो कम से कम अपनी दुकान के लिए 2 से ढाई घंटे खुद प्रचार प्रसार करे जन औषधि केंद्र का, और आम जनमानस को ये बताए कि जन औषधि केंद्र क्या है, इससे क्या लाभ है और दवाइयों में कितना फर्क है। जो लोग पूरे साल भर की दवा का जो खर्चा होगा वो ब्रांडेड में 1 महीने का खर्चा होगा। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना कि एक तरफ आप रेगुलर मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, दूसरी तरफ जन औषधि चला रहे हैं, इससे तो आप ही को नुकसान नहीं होता। जब मैंने खोला तो मुझे बहुत दिक्कतें आई, हमारे ट्रेड के लोगों ने भी हमको बहुत परेशान किया, मना किया। मेरे पास ये भी दबाव था कि आप बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरे खोलने से पहले लखनऊ में करीब 17 या 18 जन औषधि केंद्र खुले हुए थे, लेकिन वो एक्टिव मोड में नहीं थे। लोगों का सिर्फ एक शौक रहता है कि मैंने खोल लिया। मैंने शौक के लिए जन औषधि नहीं लिया था, मैंने जनसेवा के लिए जन औषधि लिया था। तो लोगों को ये लग रहा था कि ये जिस ट्रेड में जाता है उस ट्रेड में ये अपनी तरफ से जितनी अवेयरनेस कर देता है कि पब्लिक को पता चलता है कि दूध का दूध, पानी का पानी क्या है। तो अब ये आए हैं स्टेट में तो फर्क आएगा। तो लोगों का बड़ा दबाव मेरे ऊपर रहा, हालांकि मेरी सेल भी कम हुई। मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे कहा कि ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी का डिसीजन आप ले रहे हो, क्या पैसा कर रहे हो। हाँ, कि मतलब आप अपनी दुकान से बड़ी दुकान जन औषधि को खोल के दे रहे हो, अपनी से ज्यादा रेंज लगा रहे हो, उसकी ब्रांडिंग कर रहे हो, और आप खुद अपने आप में लखनऊ का एक ब्रांड हो और आप अपना चेहरा लेके जा रहे हो, इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि जो कैल्शियम की गोली हम 5 रुपए की या 120 रुपए का या 12 रुपए की एक गोली हम बेच रहे हैं, वो 5 रुपए की गोली 50 पैसे में, 35 पैसे में जन औषधि में उपलब्ध है। तो उद्देश्य ये भी था कि कहीं ना कहीं उन लोगों तक दवाइयाँ डिलीवर, की दवा एक बहुत आवश्यक है। देखिए, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, हम लोगों ने उस तरीके की चीज़ें देखी हैं कि कितने लोग दवाइयों के अभाव में किस कदर लोग मरते हैं, लोग अपनी ज़मीन जायदाद बेच देते हैं, घर द्वार बेच देते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरीके की समस्या आना चाहिए, और खाने के लिए जितना चाहिए उतना प्रभु दे रहा है, और क्या चाहिए। आप भाजपा में व्यापार प्रकोष्ठ की राजनीति में भी हैं। जी जी। वहाँ इस राजनीति को कैसे देखते हैं? आगे कुछ जाने की नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैंने जब लॉकडाउन के समय में सरकार की तरफ से मुझे 2 चीज़ें मिली थी, 2 प्रोजेक्ट मुझे दिए गए थे, तो उन प्रोजेक्टों को मैंने बड़ा बखूबी हैंडल किया और मार्केट में क्राइसिस नहीं आने दी उन चीज़ों की। इसको देखते हुए मुझे ऑफ़र किया गया था, थोड़ा बड़ा पद भी ऑफ़र किया गया था। लेकिन देखिए, मैं हूँ व्यापारी, मेरा मेन काम है व्यापार करना, और थोड़ा बहुत व्यापार से हट के जो मैं एक लिमिटेड अमाउंट खर्च करके जनसेवा कर सकता हूँ अपनी पॉकेट से, वो पहले भी कर रहा था, आगे भी करूँगा। ना राजनीति में गया हूँ, ना फिलहाल अभी जाने का कोई विचार है, क्योंकि मेरा अपना ही काम इतना है, बस प्रभु इतनी ही सद्बुद्धि देता रहा। मेरे पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं कि मैं उनको छोड़ के जा नहीं सकता। कोई एनजीओ भी बनाया आपने? एनजीओ हमने बनाया था लॉकडाउन के टाइम में, तो उसमें हम लोगों ने सैनिटरी नैपकिन्स के काम किए थे, आइवरमेक्टिन हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करी थी, क्योंकि उस समय था कि जो लोग अगर आइवरमेक्टिन खा लेते हैं और आपके आसपास एक सुरक्षा का दायरा आप बना लेते हैं, तो उससे काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। तो हम लोगों ने 17,300 लोगों को आइवरमेक्टिन डिस्ट्रीब्यूट करी और सभी के फ़ोन नंबर, आधार कलेक्ट किए। शाम को हम लोग रोज़ शाम को यहाँ बैठते थे, दिन में हम लोग आइवरमेक्टिन डिस्ट्रीब्यूट करते थे 4 से 6, और 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे हम लोग रेगुलर, हमारी संस्था के सारे लोग उन लोगों को फ़ोन करते थे कि आपको आज दवा खानी है, खाने में ये सावधानियाँ बरतनी है। फिर अगली डोज जो 7 दिन बाद देनी थी उसके बारे में फिर 14वें दिन जिन लोगों की डोज ड्यू हुई सबको फ़ोन किया,
अवेयर किया। तो ये सैनिटरी नैपकिन, सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूशंस, क्योंकि सैनिटाइज़र हमने अपना बनाना शुरू कर दिया था CMAP के साथ मिलके, तो लोगों को सैनिटाइज़र कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ों पे भी हम लोगों ने एक वर्कशॉप चलाई है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं आइवरमेक्टिन के। अभी भी अलीगंज एरिया में आपने देखा होगा कि डायरिया का प्रकोप था, तो हमारी संस्था ने ORS डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मिनरल वाटर्स की बॉटल डिस्ट्रीब्यूट करी। तो अपनी तरफ से जो हम लोग जनमानस के लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आपके जीवन पर आपके पिताजी का प्रभाव है। बिल्कुल, आज जो भी मैं हूँ उन्हीं की वजह से। हाँ, उन्होंने नौकरी की जी, और उनके जरिए आपने बिजनेस शुरू किया। जी जी। क्या कुछ उन्होंने ऐसे टिप्स दिए बिजनेस के लिए जिनको आगे लेके आप बढ़ रहे हैं? उनका देखिए, जब मैं थोड़ा समझदार हुआ, उनको लगा कि नहीं इसको अब कुछ ज़िंदगी के कुछ गुण मर्द सिखाने चाहिए, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो भाई, ज़िंदगी का एक वसूल बना के रखना कि जो मनी ऑर्डर डाकिया जिसके नाम से लेके चला है वो मनी ऑर्डर डाकिया डिलीवर उसी को करेगा। अगर होली, दिवाली, ईद, बकरीद आपने डाकिया को बख्शीश नहीं दी है तो हो सकता है आपका मनी ऑर्डर 2-4 दिन बाद डिलीवर कर दे, लेकिन विनय शुक्ला का मनी ऑर्डर शैलेंद्र जी को डिलीवर नहीं करेगा। इसलिए ये मान के चलना कि जिंदगी में पैसे को प्राथमिकता मत देना। अगर पैसे को प्राथमिकता दोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, और वक्त ऐसा आएगा कि लोग तुम्हें जानेंगे। और आज मैं पिताजी के उन्हीं सब संस्कारों की वजह से है कि हम लोग ट्रेड में है। जो दवा खुद नहीं खा सकते हो वो मत खाना, जो दवा ऐसा इंजेक्शन कोई कभी मत बेचना कि जो अपने नहीं लगवा सकते, और कभी ज़रूरत पड़े तो अपनी दुकान से भी दवा लेके खा सको। जनरली आदमी कहता है ना, हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता है। तो वो उस तरीके के 2-4 टिप्स उन्होंने जो मुझे दी थी, बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली यही थी कि पैसे के पीछे आपको नहीं भागना है। आपको पैसा जो आपके लिए ऊपर वाले ने लिख रखा है आपके साथ कि इतना पैसा आपको मिलेगा उतना ही मिलेगा। हाँ, तो जो मनी ऑर्डर ऊपर वाले ने भेजा है बस वही आएगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो दोस्तों देखिए, विनय जी की बात थी कि जो मनी ऑर्डर ऊपर वाले ने आपके नाम लिख रखा है वो उतने आपको मिलेगा। कुछ दिन पहले या बाद जरूर थोड़ा बहुत हो सकता है। विनय जी जैसे लोग अगर व्यापार में रहेंगे तो जो व्यापार के प्रति लोगों का एक नज़रिया है कि मुनाफाखोरी होती है, काला धन वहाँ होता है, काला बाजारी होती है, तो ये एक परसेप्शन बदल सकेगा। कुछ और चीज़ें जो लखनऊ के लोगों से आप कहना चाहते हैं चलते चलते? देखिए, मैं ये चाहूँगा कि हम लोग जिस ट्रेड में हैं, हर आदमी, हर व्यापारी, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ तो इसलिए जो आदमी जिस ट्रेड में है उस ट्रेड में पूरी ईमानदारी के साथ, और आज जो भी वो है उसके घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार उसी को उसी ट्रेड की वजह से जानते हैं। तो मैं क्योंकि दवा का व्यापारी हूँ तो मैंने अपनी तरफ से, मुझे सिर्फ अपना ट्रेड दिखा, मैंने अपने ट्रेड में लोगों का अवेयर करना शुरू किया कि हम बेहतर को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो मेरे सभी व्यापारी भाई बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग प्रयास करें, अपने ट्रेड के बारे को जितना साफ सुथरा रख सकते हैं, जितनी अच्छी अवेयरनेस लोगों के अंदर कर सकते हैं, और जितना बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं अपने कंज्यूमर को उतना बेस्ट डिलीवर करिए। और ऑनलाइन एक बहुत बड़ी मुहिम है व्यापार में, लेकिन इससे 100% लड़ेंगे, हम लोग जीत के बाहर आएंगे। पहले खुद खरीदना ऑनलाइन बंद करिए, तब दूसरों को प्रेरित करिए कि ऑनलाइन खरीदिए। मैं कोई भी सामान ऑनलाइन नहीं खरीदता हूँ। मैं प्रयास ये करता हूं कि अगर मुझे एक कोलगेट का मंजन भी खरीदना है तो अपने पड़ोसी दुकानदार से खरीदूं। अगर 2 पैसे का मुनाफा हो तो मेरे उस भाई को, क्योंकि वक्त चिरो तो उसने मेरी मदद करी है। अब लॉकडाउन के जब नोटबंदी हुई थी तो सरकार ने सबसे, भाई दूध का डब्बा ऐसी चीज़ है आप किसी को मना नहीं कर सकते ना, अगर उसका कार्ड नहीं चल रहा तो आपको देना है ना। वो हमारे व्यापारियों ने दिया, आज लोग वो दिन भूल गए। तो मेरी आम जनता से भी यही अपील है कि वो प्रयास यही करें कि ऑनलाइन मत खरीदें, चीज़ों को अपने पास के व्यापारी से खरीदें। उसके भी घर द्वार है, उसका भी परिवार है, उसको भी अपना परिवार पालना है। मेरा यही निवेदन है कि कृपया 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 ऑनलाइन मत खरीदें, अपने पास के दुकानदार से ही सामान खरीदें। बहुत शुक्रिया विनय जी, आपने समय दिया, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतना लंबे समय निकाल कर हम लोगों को सुना। धन्यवाद।